सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम जो नया हमारी प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, ये प्लेलिस्ट हमारी किसके लिए रहेगी? ये प्लेलिस्ट हमारी स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगी। ठीक है, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जो है आज से मुहिम शुरू कर दी है। वैसे मेरा ये प्लान था सैटरडे से शुरू करना, बट आज से ही हम शुरू कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं थोड़ा सा आपके इसके बारे में बता देता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जीके जीएस जो इसके अंदर आती है, दिल्ली पुलिस के अंदर जीके कितने मार्क्स की आती है? 50 मार्क्स की जीके आती है। और 50 मार्क्स जो है आपका ये जो है सिलेक्शन डिसाइड करता है। ये जीके सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट डिसाइडेड रहता है। उसके बाद रीजनिंग इसके अंदर पूछी जाती है, 25 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है। मैथ इसके अंदर 15 मार्क्स की पूछी जाती है। और जो इसके अंदर कंप्यूटर है वो इसके अंदर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इस हिसाब से जो है ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। हम यहाँ पे किसकी तैयारी करवाएंगे? तो हम आपको यहाँ पे जो है जीके की तैयारी करवाएंगे और कंप्यूटर की तैयारी करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये दो जो सब्जेक्ट हैं ये मेनली कॉमन सब्जेक्ट हैं। ये हरियाणा जीके के अंदर भी आते हैं और जो दिल्ली पुलिस के अंदर भी आते हैं। जीके तो यहाँ पे 50 नंबर की रहेगी, बट जो हरियाणा के अंदर आती है, हरियाणा कांस्टेबल के अंदर, हरियाणा पुलिस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर मात्र 15 नंबर की जीएस आती है। ठीक है, जीके आती है। तो जो बच्चा हरियाणा पुलिस का है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, क्योंकि जितने टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे हरियाणा पुलिस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं इंडिया जीके के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस वाले भी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और दिल्ली पुलिस वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। जो बच्चे सीरियसली है, डेडिकेशन है, 2025-26 में दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शंस आते हैं, तो ये प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीटली एग्जाम से पहले जरूर देख जाइएगा। डेफिनेटली जो है 50 में से मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप अंत में खुद बता देना कितने मार्क्स आपके हमारी प्लेलिस्ट देख के आए हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद। जैसे हमारी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, कंटेंट देखेंगे और एनालाइज करने डिस्कस करने का तरीका देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, इस पीडीएफ को थोड़ा सा मैंने अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया है। जैसे कि ये इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और फॉन्ट कलर चेंज कर दिए हैं। अगर आपको ये अच्छे से विजिबल ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नॉर्मली जो नॉर्मल पीडीएफ होती है, वाइट बैकग्राउंड और जो ब्लैक फॉन्ट्स होते हैं, उनको मैं कर दूंगा। बस ये थोड़ा सा आपका दिल लगा रहे, आपको याद करने में, पढ़ने में आपका दिल लगा रहे, आप बोर ना हो, इसी वजह से जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ी सी बात आज ज़्यादा हो गई है क्योंकि फर्स्ट सेशन है, थोड़ी सी बात करनी भी जरूरी है। इसकी ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। देखिए, ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। और ये जो पीडीएफ फ्री है आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए, साफ कह देता हूँ, ये पीडीएफ जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 12 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? थ्योरी डिस्कस करेंगे प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं 12 पेजेस की थोड़ी लंबी जो है ये थ्योरी और क्लास जो है आपकी हो सकती है। आधे घंटे 40-45 मिनट की ये क्लास हो सकती है। लेकिन ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा विश्वास है, अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे तो हड़प्पा से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी फैक्चुअल वनडे एग्जाम्स फैक्ट थे ना, वो सारे इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ये पीडीएफ इवन आपको पीसीएस एग्जाम में भी हेल्पफुल रहने वाली है। जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम है, वहां से भी जो है इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हड़प्पा का जो चैप्टर ना वो कंप्लीटली मैंने जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये मिशन रहेगा दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए मुहिम मैंने स्टार्ट की ताकि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो सके। और हमारा जो पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो है हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ही नहीं, वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं इंडिया के अंदर, उन सभी में जो है हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक जो है पूछा जाता है। सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसका परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, बट थोड़ा जल्दी चलूंगा मैं, डोंट वरी। आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ते रहना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया? तो यहाँ पे कहा गया हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। देखिए, इन वन लाइनर जो फैक्ट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनसे दुनिया जहान के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं, वरना टाइम वेस्ट और होएगा। आप खुद समझदार है, मुझसे इंटेलिजेंट है, इसीलिए हर चीज आपको बताने की जरूरत
जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पहली लाइन हमने देखी, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के रूप में जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। किस नदी के किनारे जो है ये विकसित हुई है? तो सिंधु नदी के किनारे जो है ये विकसित हुई है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उस उत्खनन के लिए जिम्मेदार है। किस उत्खनन के लिए जॉन मार्शल जिम्मेदार है? जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है खोज हुई है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है ना, उसका कारण जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के कारण जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है खोज हो पाई है। सारी डिटेल मैंने लिख दी गई है, थोड़ा सा बता देता हूँ। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की खोज की गई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। डोंट वरी, सारी चीजें लिखी हुई है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टाइम लगा के इस वीडियो को देना है। डोंट वरी, हड़प्पा सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन जो है यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है? हड़प्पा सभ्यता के लिए विद्वानों ने 3 नामों का प्रयोग किया है। तो कौन कौन से 3 नाम जो है विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किए हैं? एक तो इसको सिंधु सभ्यता बोला जाता है, दूसरा इसको सैंधव सभ्यता बोला जाता है, और तीसरा इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को इन 3 नामों से जो है संबोधित किया गया है विभिन्न विभिन्न विद्वानों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया? हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। तो हड़प्पा के जो टीले थे ना, हड़प्पा के टीले सबसे पहले जो है 1826 में इनको खोजा गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है इनको खोजा गया था। तथा 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों से लाहौर से लेकर कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछा दी थी। ये देखो कितने महान मूर्ख इंसान थे। इनको, हालांकि मूर्ख तो क्या कहेंगे, इनको पता ही नहीं था वो है क्या एक्चुअली में, ठीक है। इनको बाद में जो पता चला, भाई लोगों ने खोज की कि भाई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे जो है इनसे विभिन्न हरियाणा के भारत के अंदर जो है खोजें हो रही हैं। तो उसके बाद पता चला कि भाई ये जो है पुरातात्विक स्थलें होते थे भारत के अंदर काफ़ी। उस समय पता चला जब ये जो इन्होंने ईंटों से जो है रेलवे लाइन बिछा दी थी ना, इस समय तो इनको पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इन्होंने 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने हड़प्पा के जो टीलों से ईंटें प्राप्त हुई थी उनसे जो है लाहौर से लेकर कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछा दी थी। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, माफ कीजिएगा फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। 6 पॉइंट की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजा आकार है। अभी हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू वीडियो इसी पीडीएफ के बिल्कुल नीचे मैंने जो है लिखे हैं, 17 एमसीक्यू रखे हैं। इन्हीं टॉपिक्स में जो है 17 एमसीक्यू रखे हैं। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली उन 17 के 17 क्वेश्चनों को इजीली जो है टिक कर लेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। सी कार्बन तिथि यानी कि रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है 2300 से 1750 ईस्वी को जो है माना जाता है। वैसे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है विभिन्न समय जो है सुझाया गया है हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन सब में जो सर्वमान्य काल है जो माना जाता है वो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व का जो समय है ये जो है ऑथेंटिक माना जाता है लगभग, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, इनको जो है कनेक्ट कर लेना। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लेना, और ये जो टेलीग्राम आपको दिख रहा है ये इसको तो जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम जितने भी पुरातात्विक स्थल हुए ना, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, भारत के अंदर जितने भी पाए गए हैं उन सभी की जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसके द्वारा, मैं ऊपर बता चुका हूँ, हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यह पुरातात्विक जो स्थल है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। मैं हर लाइन में नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बनेगा, आप काफी इंटेलिजेंट है, खुद से अंदाजा लगा लेना। बाकी जो एमसीक्यू मैंने नीचे रखे हैं वो इन्हीं से रिलेट करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो बस आप पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहें, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और यह पुरातात्विक स्थल जो हड़प्पा है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पंजाब के अंदर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण खोज है ना, इनको आप जो है काफ़ी अच्छे ध्यान से मत देखना है, क्योंकि जो है खोज हर जगह कुछ ना कुछ हुई है और कुछ ना कुछ मिले हैं, तो हर चीज़ जो है आप याद भी नहीं रख सकते। मोटा मोटा जो है एक बार आंखों के आगे से निकाल लेना। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है क्या क्या, हड़प्पा से पुरातात्विक स्थल से क्या क्या मिला है, अन्नागार यहाँ से मिला है, बैलगाड़ी यहाँ से मिली है, यहाँ किले के दक्षिण में एक स्वस्थान पाया गया है जिसमें पुरातत्वविदों ने R37 नाम दिया है। तो ये जो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है ना, इसके अंदर एक शव स्थान पाया है, जो मुर्दों वाला स्थान होता है ना, वो एक स्थान पाया गया है जिसे पुरातत्वविद थे उन्होंने R37 इसको नाम दिया है, R37 इस जगह को नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, ताबूत शवाधान का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, मतलब ताबूत में जो बंदों को मतलब बंद करके जो है दफना दिया जाता था, ऐसा साक्ष्य भी जो है हड़प्पा से मिला है। उसके बाद खुदाई के दौरान हड़प्पा से 14 ईंट के जो है भट्टे भी मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 14 ईंट के भट्टे जो है कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से जो है ये 14 ईंट के भट्टे मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से एक कुत्ते का एक हिरण पर आक्रमण करते हुए पीतल की आकृति मिली है। तो ये जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ना, ऐसे फैक्ट्स तो बहुत सारे थे, बट ये मैं सिलेक्टेड जो है फैक्ट्स लेके आया हूँ जो आपसे इन फ्यूचर में जो एग्जाम आपका होने वाला है वहाँ पर जो है मोस्ट एक्सेप्टेड रहेगा कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक कुत्ते का एक हिरण पर आक्रमण करते हुए पीतल की आकृति मिली है। कहाँ से मिली है, हड़प्पा से जो है ये आकृति मिली है। ठीक है, हड़प्पा से जो है ये आकृति मिली है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। इस पीडीएफ को 1 से 2 बार देख लेंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे। हड़प्पा से यकीन मानिएगा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज मैं ऊपर बता चुका हूं। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी, और यह पुरातात्विक स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है अवस्थित है। ये लोकेशन और ईयर और किसने खोज की, ये तो भाई आपको याद करना है, रट्टा मार लो, घोल के पी लो, कैसे भी कर लो, ये 3 चीज़ों आपको याद रखनी ही रखनी है भाई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर जो है ये मोहनजोदड़ो अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, हर वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे महत्वपूर्ण खोजें क्या क्या हुई है। तो मोहनजोदड़ो में महत्वपूर्ण खोजें क्या हुई है, इसके अंदर एक विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है वो है विशाल स्नानागार। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, वो है अनाज रखने का कोठार यानी कि अन्नागार। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी पाई गई है मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव की मोहरें भी पाई गई हैं मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है यहाँ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। ठीक है, सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है भाई मोहनजोदड़ो से, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया सकता है कि उस समय जो है सूती कपड़े का भी प्रचलन होता था। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया है, यहाँ से नगर निर्माण के 9 चरण प्राप्त हुए। ठीक है, नगर निर्माण के जो है 9 चरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब हड़प्पा का विनाश कैसे हुआ ये हम अंत में भी देखेंगे, बट ऐसा अंदाजा लगाया गया है कई विद्वानों के द्वारा कि मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ था ना वो बाढ़ के कारण हुआ था। ठीक है, बाढ़ की वजह से जो है इसका विनाश हो गया था। तांबा गलाने की भट्टी भी जो है यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र खिड़की का साक्ष्य जो है यहाँ से मिला है। धातु की बनी मूर्तियाँ सबसे अधिक मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, धातु की जो बनी मूर्तियाँ है ना ये सबसे ज़्यादा जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। इत्र का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है भाई, ये आप याद रखना। इत्र मतलब सेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, जो सेंट हम लगाते हैं ना आजकल, सेंट परफ्यूम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये परफ्यूम का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से जो है परफ्यूम का साक्ष्य मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल पर चलते हैं जिसका नाम है लोथल। लोथल कहाँ पर अवस्थित है, तो लोथल जो है गुजरात के अंदर अवस्थित है। ठीक है, गुजरात के अंदर ये अवस्थित है, और लोथल की खोज जो है R राव ने 1953 में की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली 2 लाइन आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। लोथल की खोज जो है R राव के द्वारा 1953 में की गई थी, और ये गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लोथल कहाँ पर बसा हुआ है, तो लोथल गुजरात के अंदर जो है भोगवा नदी के किनारे
बसा हुआ है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण खोजें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण खोजें यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण खोजें मतलब क्या क्या पाया गया है लोथल के अंदर। तो एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थान है जहां कृत्रिम बंदरगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो लोथल जो पुरातात्विक स्थल है ना, ये एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर एक कृत्रिम बंदरगाह भी होता है। मतलब इसका एक अवशेष प्राप्त हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि भाई उस समय भी जो है बंदरगाह होते थे। ठीक है, चावल के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। मनकों का एक कारखाना भी मिला है भाई। लोथल से हमें क्या मिला है, मनके बनाने का एक कारखाना भी मिला है। अन्न पीसने की एक चक्की भी मिली है भाई। यहाँ से जो लोथल है ना, यहाँ से हमें एक अन्न पीसने की चक्की भी मिली है। ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पे अन्न पीसने की भी चक्की का जो है इस्तेमाल होता था। अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य मिला है और शतरंज का खेल जो है लोथल से मिला है, यानी कि शतरंज का खेल भी ये लोग जो है खेलते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा भी ये राजस्थान के अंदर अवस्थित है और कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज जो है अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। ठीक है, याद रखेंगे कालीबंगा पुरातात्विक स्थल जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, राजस्थान के अंदर अवस्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में जो है की गई थी। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ये नदी या जरूर याद रखना भाई, पूछ लेता है किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन। ये जितने मैं फैक्ट्स यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ ना, यकीन मानिएगा इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ जो है इसका अर्थ होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियाँ जो होती हैं वही कालीबंगा का अर्थ होता है। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण खोजें, यानी कि कालीबंगा से जो है क्या क्या मिला है, तो ऊंट की हड्डियां हमें कालीबंगा से मिली है, लकड़ी का हल हमें कालीबंगा से मिला है, 2 फसलों को उगाने का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। भाई 2 फसल जो है यहाँ पे उगाई जाती थी, ऐसा प्रमाण मिला है कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य भी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। चहुंदड़ो पुरातात्विक स्थल की खोज जो है NG मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई थी। ठीक है, और यह पुरातात्विक जो स्थल है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में जो है ये अवस्थित है। चहुंदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है भाई। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है, महत्वपूर्ण खोज की बात करूं तो चहुंदड़ो के अंदर एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, मतलब दुर्ग नहीं है इसके अंदर, ये एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थल है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के इसके अंदर निशान मिले हैं, मतलब ऐसा साक्ष्य मिला है कि कोई कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा था। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना यहां से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुछ जो खोजे हैं ना वो याद रख लेना, सारी चीजें आप याद नहीं रख लेना। वैसे इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है, थोड़ा सा टाइम लगाना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई। ठीक है, थोड़ा सा तो देखो आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में सरकारी नौकरी लगना इतना आसान नहीं है, जिस हिसाब से वैकेंसी कम होती जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल जो कि बनावली। बनावली ये कहाँ पर अवस्थित है, ये हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है। सबसे पहले इसकी खोज की बात करें, बनावली पुरातात्विक स्थल की खोज जो है RS बिष्ट के द्वारा 1974 में की गई थी। यह पुरातात्विक स्थल कहाँ पर अवस्थित है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में यह अवस्थित है। और बनावली पुरातात्विक जो स्थल है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती नदी कहीं आपको क्या मिलेगा, सरस्वती नदी की जगह घग्गर नदी मिलेगा, क्योंकि सरस्वती नदी वर्तमान में जो है नहीं है। ठीक है, सूख चुकी है। अब इसके जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार ही हमें पता चलता है कि हरियाणा में सरस्वती नदी थी, लेकिन अब जो है कई बार आपको घग्गर भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, घग्गर भी आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या क्या जो है चीज़ें यहाँ से मिली है बनावली से, तो मनके यहाँ से मिले हैं और जो के साक्ष्य जो है यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट रंगपुर पुरातात्विक स्थल। रंगपुर पुरातात्विक जो स्थल है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप जो है ये स्थित है। और इस स्थल से चावल की भूसी के ढेर हमें मिले हैं। ठीक है, रंगपुर के बारे में आपको इतना याद रखना है, रंगपुर पुरातात्विक जो स्थल है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप जो है ये अवस्थित है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की बात करूं तो सुरकोटड़ा के बारे में देख लेते हैं। सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल की खोज जो है जगपति जोशी के द्वारा 1964 में की गई थी। ठीक है, और यह पुरातात्विक जो स्थल है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। ये लोकेशन और ईयर और खोजकर्ता ये तीनों आपको हर एक के याद रखने हैं भाई डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें
मिले हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें सुरकोटड़ा से मिले हैं। कलश शवाधान के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। इस पुरातात्विक स्थल से कब्र को पत्थर से ढकने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, कब्र को पत्थर से ढकने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से मिला है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल जो कि धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात के अंदर अवस्थित है। धोलावीरा पुरातात्विक स्थल की जो खोज है ये RS बिस्ट के द्वारा 1985 में की गई थी भाई। और यह पुरातात्विक जो स्थल है गुजरात में कच्छ के रण में अवस्थित है। ठीक है, दोनों लाइन याद रखना है। धोलावीरा पुरातात्विक स्थल की जो खोज है RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1985 में इसकी खोज की गई थी। और यह पुरातात्विक जो स्थल है गुजरात के कच्छ के रण में जो है ये अवस्थित है। ठीक है, क्या क्या जो है चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं धोलावीरा से? जल निकासी प्रबंधन यहाँ से मिला है। एक जलकुंड भी यहाँ से मिला है। अन्य हड़प्पा स्थल की के विपरीत आएगा। धोलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित था। ठीक है, तो ये जो धोलावीरा था ना ये 3 नगरों के अंदर जो है विभाजित था। धोलावीरा नगर कितने खंडों में विभाजित था? 3 नगरों में विभाजित था। जैसे कि ये पूरा एक नगर हो गया तो ये 3 खंडों में विभाजित था। ऐसे ऐसे आप मान सकते हैं 3 नगरों में जो है विभाजित है। कैसे विभाजित कर लो यार, बताने की बात है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट सुक्ता गेंडोर। ये जो पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज जो है सुक्ता गेंडोर पुरातात्विक स्थल की जो खोज है स्टीन के द्वारा की गई थी। 1929 में की गई थी। ठीक है, यह पुरातात्विक स्थल जो है पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे अवस्थित है। ये जरूर याद रखना भाई, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? सभी पुरातात्विक स्थल, हर पुरातात्विक स्थल के लिए जो है मैं स्पेशली लिख के लाया हूँ किसकी खोज किसने की थी, कब की थी और किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये तीनों आपको हर पुरातात्विक स्थल के लिए जो है याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ से जानकारी से हमें पता चलता है कि यह पुरातात्विक स्थल हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। ठीक है, ये जो सुक्ता गेंडोर पुरातात्विक स्थल है ऐसा हमें साक्ष्य मिला है कि भाई यहाँ से सुक्ता गेंडर पुरातात्विक स्थल से जो है व्यापार किया जाता था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में जो है व्यापार होता था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, राखीगढ़ी के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, अब हरियाणा पुलिस वाले जो बच्चे हैं जो HSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे देखो सारे मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी पुरातात्विक स्थल थे सब लिख दिए। बनावली ऊपर हम देख चुके हैं, अब राखीगढ़ी को देख लेते हैं। राखीगढ़ी की खोज जो है मैं बता चुका हूँ 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। हिसार जिले के अंदर अवस्थित है। आइए देख लेते हैं। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल की खोज सूरजभान के द्वारा 1969 में की गई थी और यह पुरातात्विक स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे जो है अवस्थित है। इस पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन कार्य है 1997 से 99 तक अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो है किया गया था। ये भाई ये दोनों चीज याद रखना। एक तो याद ही रखना 1969 में जो है सूरजभान जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी और उत्खनन कार्य जो है मतलब खुदाई का कार्य जो है वो किसने किया था? तो वो खुदाई का कार्य 1997 से 1999 तक अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा जो है इसका खुदाई का कार्य किया गया था। 1 सेकेंड। ठीक है, ये इसका जो खुदाई का कार्य है अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया? राखीगढ़ी पुरातात्विक जो स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो भारत के अंदर जो हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल है ना उनमें सबसे बड़ा जो है ये राखीगढ़ी ही है। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में हरियाणा के हिसार जिले में ये अवस्थित है। अब आमरी पुरातात्विक स्थल को देख लेते हैं भाई। आमरी पुरातात्विक स्थल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आमरी पुरातात्विक स्थल अभी आपने एक पीछे मूवी आई थी आपको याद हो तो मोहनजोदड़ो नाम से। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम से एक मूवी आई थी। ईयर तो मुझे याद नहीं है कब ये मूवी आई थी, लेकिन इसके अंदर जो एक्टर थे वो थे ऋतिक रोशन। ठीक है, आई होप आपने देखी होगी ये मूवी। काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखी है तो एक बार देखना। काफ़ी नॉलेज जो है आपको इस मूवी से भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिलने वाली है। अब ये जो मूवी थी मोहनजोदड़ो इसके अंदर अभिनय किया था ऋतिक रोशन ने, जिसका नाम था इसके अंदर शर्मन नाम था। ठीक है, शर्मन जो है इनका नाम होता था। और ये जो मूवी की स्टार्टिंग होती है ना, मूवी की जो स्टार्टिंग होती है
मूवी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ये आमरी नाम का जो है एक गांव दिखाया जाता है। वहां पर जो है ये जो ऋतिक रोशन होता है, सरमन होता है, वो नदी में मगरमच्छ के साथ जो है, मतलब मगरमच्छ को जो है मार रहा होता है। ठीक है, तो ये आमरी गांव वही है, आमरी पुरातात्विक स्थल, जहां पर जो है ये मोहनजोदड़ो से कुछ किलोमीटर दूर है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर है, बट ये वही है आमरी पुरातात्विक स्थल जो मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं आमरी पुरातात्विक स्थल की। तो आमरी पुरातात्विक स्थल की जो खोज है एम जी मजूमदार के द्वारा 1935 में की गई थी। ठीक है, यह पुरातात्विक स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहां से हिरण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी पुरातात्विक स्थल थे ना, ये हमने सारे यहाँ पे देख लिए भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल थे हड़प्पा से लेके आमरी तक, सारे हमने यहाँ पे देख लिए। कुछ एक और भी बच गए होंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे, वो मैंने पिक नहीं भी किए। ठीक है, एक आधा ऐसा हो सकता है जो हो सकता है इंपॉर्टेंट है या फिर पूछ लिया जाए, बट मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे यहाँ पे ले आया हूँ। अब हड़प्पा सभ्यता की मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि नगरीय योजना हो गया, कृषि इनका कैसा था, कृषि व्यापार कैसा था, मतलब कृषि कैसे करते थे। ठीक है, इनका जो धर्म था वो कैसे था, आइए उस पर भी एक जो चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं, नगरीय योजना। तो नगरीय योजना इनकी कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए ही जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जानी क्यों जाती है, ये नगरीय योजना के लिए ही जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की नगरों में अपने दुर्ग थे, अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। मतलब मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा था ना, इसमें दुर्ग होते थे, और दुर्ग के अंदर कौन रहते थे, जो धनी लोग होते थे ना, धनी लोग वो जो है दुर्ग के अंदर रहते थे। और नॉर्मल लोग जो कहाँ रहते थे, जो सिंपल मिडिल क्लास फैमिली लोग होते थे, जैसे मेरे जैसे आजकल लोग हैं, दुर्ग से नीचे ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, ये दोनों लाइन आप याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, इसके अंदर किस प्रणाली का यूज किया गया था, तो ग्रिड प्रणाली का जो है यूज किया जाता था। एक दूसरे को समकोण पर जो है सड़कें ऐसे काटती थी। उसके बाद क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। मतलब जल का निकासी प्रबंध उन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो है किया हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कृषि के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसे थी, कैसे खेती करते थे, इसको भी देख लेते हैं। हड़प्पा के गांव मैदान के पास अवस्थित थे। मतलब हड़प्पा के जो गांव होते थे ना, जहाँ पे लोग रहते थे, वो जो है मैदानों के पास अवस्थित होते थे, जिससे वे पर्याप्त मात्रा में अनाज का जो है उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सिंधु सभ्यता के लोग, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, इस सभ्यता के लोगों ने जो है सर्वप्रथम कपास की खेती जो है प्रारंभ की थी। उसके बाद मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुटे हुए आएगा यहाँ पे, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकतम स्थान, हड़प्पा सभ्यता के आएगा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों से मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। ऑब्वियस सी बात है यार, कृषि करेंगे तो पशु भी पालेंगे। तो ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी जो है पालते थे। ठीक है, इसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का जो है ये व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि व्यापार की वस्तु थी वो किस तरीके से की जाती थी, तो विनिमय प्रणाली पर जो है आधारित थी। मतलब मैंने आपको चावल दे दिए, आपको चावल की जरूरत है, आपने चावल ले लिया, मुझे चीनी की जरूरत है, आपने मुझे चीनी दे दिया। इसी को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कहा जाता है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास अरब सागर के तट पर कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। हड़प्पा के लोगों का दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से वाणिज्यिक संबंध भी थे। तो ये हड़प्पा के जो लोग होते थे, इनका किस वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंध थे, तो दजला फरात नदियों की भूमि वाले जो क्षेत्र होते थे उनसे भी जो है इनके वाणिज्यिक संबंध होते थे, यानी कि इकोनॉमिक बोलते हैं ना, व्यापार वगैरह जो है उनसे भी इनके होते थे। शिल्प कला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला कैसा था, तो तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से जो है प्राप्त हुआ है। तो तांबा जो है ना, जो तांबा हमें प्राप्त हुआ है, तो ये राजस्थान की खेतड़ी खान से जो है प्राप्त हुआ है। टिन अफगानिस्तान से लाया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये जो लोग थे ये टिन कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से ये जो है टिन लाते थे। और मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि में ये प्रख्यात थे, मतलब मिट्टी बनाने की जो कला होती है ना उसके अंदर ये निपुण थे। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं इस पीडीएफ का अंतिम पार्ट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। फाइनल जो डेस्टिनेशन है उस पर हम आ गए हैं, तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व जो है पतन आरंभ हो गया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया था। मतलब सभी विद्वान जितने भी थे उन्होंने अपने अपने जो मत हैं, अपने अपने जो थॉट्स हैं वो प्रदान किए हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों को कहना था भाई जो आर्य थे ना, आर्य जाति ने जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण कर दिया था और इनको हरा दिया था, यहाँ से जो है इनका विनाश हो गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति था। मतलब कुछ विद्वान ऐसे मानते थे भाई हड़प्पा सभ्यता का विनाश ऐसे हुआ कि भाई भूकंप आ गए थे, तो जो है इस हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश हो गया था। या फिर जो भूकंप लगा लो आप, भूकंप हो गया, ठीक है। और प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती है, बाढ़ हो गई, ठीक है। ये जो प्राकृतिक आपदा है इनसे जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है अस्तित्व मिट गया था, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो यहाँ पे जो है हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है, ठीक है। हमारा जो है ये थ्योरी पार्ट जो है एंड हो गया है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों पर। तो आई होप आपने जो है यहाँ पे एमसीक्यू अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे ठीक कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी मैंने इसी के अंदर दे दिए हैं, अब देखो हो गया ना नुकसान। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको मिल गया है। नेक्स्ट पीडीएफ से मैं जो है रिमेंबर रखूंगा, जो है ऑप्शन आपको जो है नेगलेक्ट करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं एक एक करके। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट अगर आगे भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या माना जाता है। तो सर्वमान्य काल माना जाता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व जो है इसका सर्वमान्य काल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजा हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, आकार कैसा था, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया यार। ये क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजा आकार था, ठीक है। यहां तक है ये क्वेश्चन, त्रिभुजा आकार था, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है भाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, ठीक है। थोड़ा सा कर लेना। और हड़प्पा सभ्यता ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, यहां से अलग क्वेश्चन अलग है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। आई होप आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजा आकार था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। थोड़ा सा भाई ये जल्दबाजी में यार मेरे को ये अकेले को काम करना पड़ता है, तो आई होप आप समझेंगे, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आप एडजस्ट कर दीजिएगा, बाद में जो है मैं इस पीडीएफ को ठीक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई कंटेंट में कोई गलती नहीं है, डोंट वरी, कंटेंट मैंने पूरी तरह वेरीफाई करके लिखा है, बस ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता के लिए विद्वानों ने कौन से नाम का प्रयोग किया है। सिंधु सभ्यता का भी प्रयोग किया है, सैंधव सभ्यता का भी प्रयोग किया है, हड़प्पा सभ्यता का भी प्रयोग किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, सभी नामों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर एक कुत्ते का एक हिरण पर आक्रमण करते हुए पीतल की आकृति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से जो है हमें ऐसी आकृति प्राप्त हुई है। अब तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपको दिख ही रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पे 1922 भी लिख लेना, ठीक है। 1922 में जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा ये खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला जो है ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पुरातात्विक स्थल से इत्र का साक्ष्य मिला है। तो मोहनजोदड़ो से हमें जो है इत्र का साक्ष्य मिला है। लोथल की खोज आर राव के द्वारा कब की गई थी। तो आर राव के द्वारा 1953 में जो है लोथल की खोज की गई थी। लोथल कहां पर अवस्थित है, गुजरात के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये गुजरात के अंदर अवस्थित है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया लोथल पुरातात्विक स्थल गुजरात के किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज कब और किसने की। तो कालीबंगा रोकी राजस्थान के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है, राजस्थान के अंदर अवस्थित है। और कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की जो खोज है ये किसके द्वारा कब की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में ये की गई थी। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल कहां पर अवस्थित है। तो ये राजस्थान के अंदर
अवस्थित है। चहुंदड़ो पुरातात्विक स्थल की खोज NG मजूमदार के द्वारा कब की गई थी? वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। 1931 के अंदर जो है चहुंदड़ो पुरातात्विक स्थल की जो खोज है NG मजूमदार के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, बनावली पुरातात्विक स्थल जिसकी खोज RS बिस्ट के द्वारा 1974 में की गई थी, यह पुरातात्विक स्थल कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। ठीक है, नहीं हरियाणा का बनावली है ना, ठीक है, हरियाणा का फतेहाबाद आ जाएगा, माफ कीजिएगा, और राखीगढ़ी है जो मैं हिसार बता गया, ये फतेहाबाद आएगा भाई। ठीक है, फतेहाबाद में ये अवस्थित है। इसके बाद रंगपुर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भादरा नदी के किनारे ये रंगपुर पुरातात्विक स्थल अवस्थित है। धोलावीरा गुजरात के अंदर अवस्थित है। धोलावीरा गुजरात के अंदर अवस्थित है। ये सेम ही आ गया, ऑप्शन सेम आ गया, कोई बात नहीं है, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल की खोज कब और किसने की? 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक है, 1969 में सूरजभान जी के द्वारा की गई थी। तो ये हमारा टॉपिक था आज कंप्लीट, मैंने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो ऐसे ही हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दिल्ली पुलिस के लिए, सारे टॉपिक्स ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। और 50 जो जीके के आपके नंबर है, डेफिनेटली उसमें से काफ़ी अच्छा स्कोर जो है हम करने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। बस मेरे लिए मोटिवेशन आपको इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है बस। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, उसको जो है टिक मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई भी सजेशन भी देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।